बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है भाई, आपका स्वागत है यारो, आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबाओ। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। पिछले वीडियो में जो मैंने शर्ट पहनी थी उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। बहुत लोगों ने पूछा है भाई साहब ये शर्ट कहाँ से आई है। मेरी एक डिज़ाइनर है जिसका नाम है सलमा मंसूरी। यही वो लड़की है जो मुझे सारे कपड़े प्रोवाइड करती है। अब जो ये मुझे देती है वो मैं पहन लेता हूं। तो भाई साहब वो शर्ट कहां से आई थी, कहां बनी थी, कितने की थी, ये सब कुछ सलमा को पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ दिनों पहले आईपीएल का फाइनल हुआ, आरसीबी जीत गई और उसी वक्त में बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। बॉलीवुड में एक भूली बिसरी एक्ट्रेस है जिसका नाम है नुसरत भरूचा। किसी जमाने में ये डायरेक्टर लव रंजन की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उस वक्त ये अपने आप को बहुत बड़ी एक्ट्रेस माना करती थी और उसकी वजह ये थी कि लव इसको अपनी हर फिल्म में लेता रहता था। कुछ सालों के बाद इन दोनों का ब्रेकअप हो गया, लव की शादी हो गई। जाहिर सी बात है नुसरत को फिल्में मिलना बंद हो गई। उसके बाद 2-3 साल का झटका आया ओटीटी का। उस दौरान भी नुसरत को कुछ फिल्में मिली और जाहिर सी बात है जो आया है उसका जाना जरूरी है, जो चढ़ा है उसका उतरना जरूरी है। तो वो ओटीटी का दौर भी चला गया और नुसरत अपने घर पर बैठ गई बिना काम के। आज की तारीख में नुसरत को कोई ओटीटी फिल्म भी देने के लिए तैयार नहीं है, वेब सीरीज भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो बेचारी कहीं ना कहीं भटकती रहती है थोड़ी बहुत पब्लिसिटी के लिए। आरसीबी नुसरत की फेवरेट टीम है, आरसीबी जीत गई थी तो नुसरत बेचारी बहुत ज्यादा खुश थी और इसी खुशी में नुसरत ने एक वीडियो पोस्ट किया और बस उस वीडियो ने हंगामा मचा दिया। अब आप ये कहेंगे कि भाई उस वीडियो में ऐसा क्या था जिसकी वजह से हंगामा हो गया। एक्चुअली उस वीडियो में पीछे से आवाजें आ रही थी तो जैसे ही नुसरत को उसके किसी दोस्त ने बताया कि यार तुमने क्या वीडियो पोस्ट किया है जरा देखो, फौरन इस लड़की ने वो वीडियो डिलीट कर दिया। अब जब तक वो डिलीट हुआ तब तक तो ना जाने कितने लोग उसको डाउनलोड कर चुके थे। आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है तो जाहिर सी बात है थोड़ी ही देर में मीडिया में और सोशल मीडिया पर हंगामा हो गया। इसके बाद नुसरत ने सफाई दी। नुसरत ने कहा कि जो उस वीडियो में आवाजें आ रही थी वो मेरी नहीं थी, मैं अपनी कार में थी और मेरी कार में मेरी बिल्ली थी। वो जो आवाजें आ रही थी वो मेरी बिल्ली की थी। यानी नुसरत की जो बिल्ली है वो कुछ इस तरह की आवाजें निकालती है। आह 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 एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने मुझे किस गोले पे भेज दिया जहां नुसरत जैसी लड़कियां भी है। मैडम जी, जब सफाई ही देनी थी तो कुछ अच्छे से सोच कर देती। ये जो आपने सफाई दी है ये उल्टा सबूत बन गई है। ये सफाई चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो उस वीडियो में आवाजें आ रही थी वो आपकी ही थी। अब मुझे नहीं पता कि आपकी थी, आपकी बिल्ली की थी, आप जानती हैं। आप सभी जानते हैं कि कियारा शादीशुदा है, एक बच्चे की अम्मा है। कुछ सालों पहले इस लड़की ने एक फिल्म की थी जिसका नाम है टॉक्सिक। पिछले 2 साल से बताया जा रहा है कि अगले महीने ये फिल्म रिलीज हो रही है, 2 महीने के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है। रिलीज हो नहीं पा रही है। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसकी थिंकिंग बदलती जाती है। तो कियारा की वो थिंकिंग अब नहीं रही जो उस वक्त में थी जब वो फिल्म टॉक्सिक की शूटिंग कर रही थी। तो टॉक्सिक में कुछ ऐसे बोल्ड सीन है जिनको आज कियारा देख नहीं पा रही है। कियारा जब उनको देखती है तो उसको शर्म आती है। यही वजह है कि अब कियारा ने फिल्म के बनाने वालों से रिक्वेस्ट की है कि भाई जो मेरे बोल्ड सीन्स हैं उनको निकाल दिया जाए, उनको डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि मैं उनको देखने में कंफर्टेबल नहीं हूं। जब फिल्म रिलीज होगी तो उसको मेरे दोस्त भी देखेंगे, मेरे फैमिली मेंबर्स भी देखेंगे और शायद उनको ये सीन अच्छे नहीं लगेंगे। पहली बात तो ये कि कियारा ने इस फिल्म के लिए अच्छे खासे पैसे लिए थे सिर्फ इसी वजह से कि इस फिल्म में बोल्ड सीन है। अब जब कियारा पैसे लेकर वो सीन शूट कर चुकी है तो जो फिल्म के बनाने वाले हैं वो उन सीन्स को क्यों निकाले। क्या कियारा पैसे वापसी करेगी? जाहिर सी बात है नहीं करेगी। जब कियारा पैसे वापसी नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है निर्माताओं को यह हक है कि वो उसके सभी सीन्स को यूज करे, उनको डिलीट ना करे। और मैं पूरी जिम्मेदारी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि निर्माताओं का फैसला यही होगा, वो कियारा के उन सीन्स को डिलीट नहीं करेंगे। आज का जमाना पॉडकास्ट का है, हर कोई पॉडकास्ट कर रहा है और कोई भी गुनाहगार अपने पॉडकास्ट में बता रहा है कि उसने जिंदगी में कोई गुनाह किया ही नहीं है।
वो तो बिल्कुल बिल्कुल इनोसेंट है। So I have two options. Either get shot or leave. Except Dawood was after me and had been. That's why I had the security. I got on legitimately in the middle of the night. I leave the hotel and get onto a British Airways flight and I leave India. और ऐसा ही कुछ भगौड़ा ललित मोदी कर रहा है, जो इंडिया से भागकर लंदन में बैठा हुआ है, इंडिया में वांटेड है, इंडिया में कभी आएगा तो सीधा जेल जाएगा। और भाई साहब इसकी शक्ल इतनी बुरी है कि उस पर देखा नहीं जाता। एकदम इसका मुंह जैसा मुंह लगता है। इसका मुंह देख लो और का मुंह देख लो, बराबर है। अगर ये बिल्कुल इनोसेंट है, इसने कुछ किया ही नहीं, तो इसको इंडिया आ जाना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, वैसे भी बीजेपी की सरकार में इसको कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी ये इंडिया नहीं आ सकता, क्योंकि इसको पता है कि अगर इंडिया आएगा तो बाकी की जिंदगी सिर्फ तिहाड़ जेल में कटेगी, बाहर नहीं निकलेगा। तो इसने एक पॉडकास्ट किया और उसमें बहुत सारी बातें बताई, बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम लिए पब्लिसिटी के लिए। इसने बहुत ही प्राउड फील करते हुए कहा कि भाई साहब किसी जमाने में मैं सुष्मिता सेन का बॉयफ्रेंड था और सुष्मिता मुझे कहीं 1 रुपया भी खर्चा करने नहीं देती थी। सुष्मिता खुद ही सब पैसे खर्च किया करती थी, उससे मुझे बहुत ज्यादा प्यार था, यही वजह है कि उसने मुझे बॉयफ्रेंड बनाया हुआ था और मेरे ऊपर बहुत खर्चा किया उसने। Sushmita, please understand, is a very beautiful and a very well-to-do lady. So she's a very wealthy lady. She has done it all on her own. There wasn't a time I went out with Sushmita that I had to pay for anything. She paid for everything. I was like a kept boyfriend, okay? So when some मतलब सुष्मिता सेन को इस जैसी शक्ल के इंसान से प्यार था। साला क्या क्या देखना पड़ेगा एक ही जीवन में, क्या क्या सुनना पड़ेगा। जहां ललित मोदी जैसे लोग भी रहते हैं, किस गोले पे भेज दिया ऊपर वाले ने मुझे। एक्चुअली ये क्या साबित करना चाह रहा है? ये साबित ये करना चाह रहा है कि बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही गुड लुकिंग है, और यही वजह है कि सुष्मिता इस पर पैसे खर्च किया करती थी। अब बे लुखे, तुझे तो कोई फ्री में भी बॉयफ्रेंड ना रखे, तेरे ऊपर पैसे खर्च करना तो बहुत दूर की बात है। बेटा तेरी तो उसने रेल बना दी थी, तेरे कितने लूटे हैं तुझे अच्छी तरह पता है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो मुंबई में एक स्ट्रगलर लड़की भी है ना, जिसने कोई फिल्म भी नहीं की, वो भी तेरी शक्ल पे थूकेगी नहीं, तुझे बॉयफ्रेंड बनाना तो बहुत दूर की बात है। बेटा ललित मोदी, एक दिन आईने के सामने खड़े हो जाना और अपनी जैसी शक्ल देख लेना, तुझे पता चल जाएगा कि तेरी शक्ल कैसी है। और सुष्मिता सेन तेरी शक्ल पे थूकना भी नहीं चाहेगी आज की तारीख में। एक कॉमेडियन है जिसका नाम है मोरे, इसकी शक्ल भालू की गांड जैसी है। मेरे ख्याल में भालू की गांड भी इसकी शक्ल से ज्यादा अच्छी दिखती है, लेकिन इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखिए, उसके बावजूद भी इसको लोगों के सामने आते हुए शर्म नहीं आती, उसके बावजूद भी इसको कॉमेडी करते हुए शर्म नहीं आती। ये अपने शो में बड़े बड़े लोगों के बारे में बात करता ही रहता है पब्लिसिटी के लिए। हर किसी को पब्लिसिटी चाहिए, इसको भी चाहिए लुखे को। और मेरी समझ में नहीं आता कि वो कौन मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं जो इस जैसे आदमी की शक्ल देखने जाते हैं, इसका शो देखने जाते हैं। तो ये कहीं कोई शो कर रहा था, वहां कुछ लड़कियां बैठी हुई थी और एक लड़की से इसने पूछा कि तुझे किसी ने कभी डीएम तो किया होगा। उस लड़की ने बताया कि हाँ, मुझे कमाल आर खान ने डीएम किया था। उसने मुझे कहा था कि एक दिन तू बहुत बड़ी स्टार बनेगी, रॉक करेगी। तुझे आए कभी डीएम्स किसी फेमस इंसान के? हाँ आए। किसका है, अगर तू बता सकती है तो? ऐसे कुछ क्रीपी नहीं, नॉर्मल भी तो डीएम्स आ सकते हैं। हाँ आते हैं। जैसे कमाल आर खान, आई डोंट नो हिज नेम। अच्छा, केआर के? या ओ नहीं, फेमस इंसान पूछ रहा हूँ। ओ देशद्रोही, 2 रुपीज पर। पहली बात तो यह कि अगर कोई स्ट्रगलर मुझे कोई वीडियो भेजेगा और मुझसे पूछेगा कि सर आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो क्या मैं ये कहूंगा कि आप बहुत ही घटिया दिख रहे हो? नहीं, जाहिर सी बात है, स्ट्रगलर का हौसला बढ़ाने के लिए मैं यही कहूंगा कि भाई वीडियो बहुत अच्छा है, आने वाले वक्त में आप बहुत बड़े स्टार बनेंगे। क्योंकि हर किसी का दिल रखना जरूरी है। किसी को भी मुझे ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि तेरा वीडियो बहुत ही घटिया है, तू बहुत ही घटिया सी दिखती है, तेरा जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने उस लड़की का दिल रखने के लिए, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए वही किया जो मुझे करना चाहिए था। और ऐसे रोजाना ना जाने कितने वीडियोस आते हैं, मुझे तो याद भी नहीं रहता कि भाई किसने क्या पूछा था। लेकिन इस लड़की ने ये बताने के बाद और ये भी बताने के बाद कि कमाल आर खान ने मुझे डीएम किया था, फिर खुद ही कहती है कि मुझे उसका नाम तो नहीं पता। इस बात से साबित होता है कि कितनी बड़ी चूतिया है, अकल से पैदल है। इसकी जो अकल है वो घुटनों में है, क्योंकि इसने मुझसे बात की, मेरा डीएम भी पढ़ा, मेरा प्रोफाइल भी चेक किया और मेरा नाम भी सही लिया, लेकिन फिर खुद ही कहती है कि मैं उनका नाम नहीं जानती। देख लो आप। उसके बाद भालू की जैसी शक्ल वाले कॉमेडियन ने कहा कि मैं तो फेमस आदमियों के बारे में पूछ रहा हूं, केआरके के बारे में नहीं पूछ रहा हूं।
देशद्रोही के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, 2 रुपीज पीपल के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। यानी इसको मेरा नाम भी पता है, मेरी फिल्म का नाम भी पता है, मेरे डायलॉग्स भी इसको याद है, लेकिन इस लुक्खे के हिसाब से मैं फेमस नहीं हूं। इसने साबित कर दिया कि कितना बड़ा चूतिया है, कितना बड़ा अकल से पैदल है। जैसी इसकी शक्ल है वैसा ही इसका दिमाग है। मैं इस वाले मोरे से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बेटा मेरा नाम लेकर पब्लिसिटी ले रहा है, लेता रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होशियारी मारना बंद कर, क्योंकि मेरे साथ होशियारी मारेगा बेटा तो कुत्ता बना दूंगा और अगले वीडियो में ऐसी लंका लगाऊंगा कि तेरे कानों से खून निकलेगा, तू कॉमेडी करना भूल जाएगा। एक टीवी एक्ट्रेस है शिल्पा शिंदे, जो कभी बिग बॉस में भी आई थी। कुछ सालों पहले उसने अपने एक निर्माता पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसको हरेस किया है। केस मीडिया में भी गया था, पुलिस में भी गया था, और अब अपने एक पॉडकास्ट में शिल्पा ने कहा है कि वो बिल्कुल झूठ था। उसने जो केस फाइल किया था वो बिल्कुल झूठा था। महाभारत समझना सेम चीज थी, मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। अब सवाल ये उठता है कि शिल्पा ने उस वक्त उस निर्माता की बहुत भारी बेइज्जती की थी। उस बेचारे के बारे में लोगों ने ना जाने क्या क्या स्टोरी बनाई थी, उस बेचारे के बारे में लोगों ने ना जाने क्या क्या सोचा होगा, और उसकी फैमिली को भी कितना हरेसमेंट हुआ होगा। तो अगर आज शिल्पा ये कह रही है कि नहीं उस निर्माता ने बेचारे ने कुछ नहीं किया था, शिल्पा ने तो एक झूठा केस फाइल किया था उसको हरेस करने के लिए, उससे अपने पैसे निकालने के लिए, तो ये बहुत ही गलत है। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया, और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा। एंड जब उस वक्त मुंबई पुलिस ने शिल्पा की कंप्लेन ली थी, तो आज पुलिस का यह हक बनता है कि वो शिल्पा के खिलाफ एक्शन ले। जल्दी ही कंगना की एक फिल्म रिलीज होने वाली है, भारत भाग्य विधाता। तो जाहिर सी बात है कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट कर रही है, मीडिया के सामने आ रही है, और रोजाना कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो रही है। कुछ दिनों पहले फेडरेशन ने रणवीर सिंह पर बैन लगा दिया था। जब मीडिया ने कंगना से इस बारे में पूछा तो कंगना ने कहा कि देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रणवीर सिंह तरक्की कर रहा है, रणवीर सिंह बड़ा स्टार बन रहा है, तो जितनी तरक्की करेगा उतने दुश्मन भी पैदा होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि वो तरक्की भी करे, बड़ा स्टार भी बने और दुश्मन भी पैदा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने। तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत है, उनके इतने दुश्मन है। तो अच्छा है, जिंदगी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो कई तरह के ऑब्स्टिकल आते हैं, यू कांट हैव जस्ट स्मूथ वॉक ऑलवेज। कंगना ने यह भी कहा कि एक जमाने में उसके साथ भी यही हुआ था, जब वो तरक्की कर रही थी, बड़ी स्टार बन रही थी, तो उसके ना जाने कितने दुश्मन पैदा हो गए थे जो उसको हरेस करना चाहते थे। मैं कंगना की इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। जब एक आदमी फेमस हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तरक्की कर रहा है, तो उसके दुश्मन होना लाजमी है। यह हो नहीं सकता कि कोई बड़ा आदमी बने, तरक्की करे, फेमस हो और उसके दुश्मन पैदा ना हो। एक जमाना वो भी था जब बॉलीवुड में केआरके को कोई जानता ही नहीं था, पहचानता ही नहीं था। आज वो भी वक्त है कि कम से कम 10 लोगों ने डिफेमेशन केस डाला हुआ है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि अगर एक आदमी तरक्की कर रहा है तो उसके दुश्मन पैदा होंगे। और कंगना ने यह भी बताया कि इसी फेडरेशन ने उनके ऊपर भी बैन लगाया था। अशोक पंडित ने कंगना को जवाब देते हुए कहा कि आप हमेशा ही बेवकूफी की बातें करती है, नॉनसेंस बातें करती है, यही वजह है कि हमने आपके ऊपर बैन लगाया था, हमने ऐसे ही आपके ऊपर बैन नहीं लगाया था। बॉलीवुड में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, कंट्रोवर्सी होती रहती है, बॉलीवुड वाले आपस में लड़ते रहते हैं, लड़ने दो। शाहिद बटले की फिल्म कॉकटेल 2 जल्दी ही रिलीज होने वाली है। उसका प्रमोशन करता हुआ शाहिद घूम रहा है 2 लड़कियों के साथ, कृति और रश्मिका। जब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो रहा था तो वहां शाहिद ने रश्मिका की कमर में हाथ डाला था, उसने शाहिद का हाथ हटा दिया था। और जब रश्मिका ने शाहिद का हाथ हटाया तो जाहिर सी बात है शाहिद को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शाहिद को ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ा स्टार है और वो किसी भी लड़की की कमर में हाथ डाल सकता है। लेकिन शाहिद को यह पता होना चाहिए कि रश्मिका का जो हस्बैंड है वो शाहिद से 10 गुना बड़ा स्टार है, तो शाहिद की कोई औकात नहीं है रश्मिका के सामने। रश्मिका के इस तरह से हाथ हटाने के बाद भी शाहिद को शर्म नहीं आई। उसके बाद मीडिया के सामने ही शाहिद ने यह बताने की कोशिश की कि देखो रश्मिका ने ऐसा किया था जो बिल्कुल सही नहीं था, जो बिल्कुल गलत था। जब रश्मिका ने शाहिद को अपनी कमर पर हाथ नहीं रखने दिया तो उसी इवेंट में शाहिद ने कृति से कहा कि यार बात को संभाल, क्योंकि मीडिया में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद कृति शाहिद के बराबर में आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और रश्मिका से कहा कि तू भी शाहिद के कंधे पर हाथ रख, लेकिन रश्मिका ने हाथ फिर भी नहीं रखा। रश्मिका ने इन दोनों को इग्नोर कर दिया।
और इस बात को कवर अप करने के लिए उसके बाद कृति और शाहिद ने एक स्टंट किया। कृति ने ऑफिशियली कहा कि शाहिद की और मेरी बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और शाहिद ने कहा कि एकदम किक एस केमिस्ट्री है। शाहिद ने इसके आगे ये भी कहा कि केमिस्ट्री है, यानी कि एक हीरो इतना डेस्परेट था कि वो मीडिया के सामने ऐसे गंदे अल्फाज यूज कर रहा था। Finally, being free and being a human being with Shahid, and I think we have great chemistry. We have kick-ass chemistry. Kick-ass chemistry. Chemistry. Oh, there you go. There you go. मैं शाहिद बटले को बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जानती है कि कृति सेनन का कितना बड़ा मिठाई का शोरूम है, तो अगर उसकी आपके साथ केमिस्ट्री है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ना ही नई बात है। लेकिन बेटा वो रश्मिका है, उसका हस्बैंड तुझसे 10 गुना बड़ा स्टार है। तेरी औकात नहीं है कि उसके साथ तू दोस्ती करे, तेरी औकात नहीं है कि उसकी कमर में हाथ डाले। तो मैं फिर तुझे यही कह रहा हूं, तीसरी बार कह रहा हूं कि ड्रामा करना बंद कर दे। ये बात मान ले कि तू एक महाफ्लॉप एक्टर है और रश्मिका के सामने तेरी कोई औकात नहीं है। जिंदगी में कभी दोबारा रश्मिका के साथ फ्लर्ट करने की सोचना भी मत बेटा। तेलुगु फिल्मों का एक बहुत ही डरावनी शक्ल का हीरो है, अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है, इसका नाम है रामचरण। भाई साहब, इस लड़के की शक्ल ऐसी है कि अगर बच्चा देख ले तो एक हफ्ते तक रोता रहे। लेकिन रामचरण ही क्यों, तेलुगु फिल्मों के तो सभी एक्टर ऐसे ही हैं, उनकी शक्ल ऐसी ही है। पता नहीं जो तेलुगु फिल्मों के देखने वाले दर्शक हैं उनको ऐसे एक्टर क्यों समझ में आते हैं। तो रामचरण की आज एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है पिड्डी। मुझे नहीं पता तेलुगु में यह फिल्म कैसा बिजनेस कर रही है, लेकिन हिंदी बेल्ट में दोपहर तक के सभी शोज कैंसिल हो गए हैं। इस फिल्म को देखने कुत्ता भी नहीं गया। ये आईपीएल के फाइनल पे गया था अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए, अक्षय भी अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए वहां गया था। ये दोनों साथ में ही खड़े थे। अमिताभ बच्चन साहब और सचिन तेंदुलकर ने इस भाई को पहचाना भी नहीं, इस भाई को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। अक्षय के साथ उन दोनों ने जाकर हाथ मिलाया। इस घटना के बाद रामचरण को पता चल जाना चाहिए कि हिंदी बेल्ट में वो कितना बड़ा फ्लॉप एक्टर है। इस फिल्म की हीरोइन है जानवी कपूर और आपको पता ही है कि किसी भी फिल्म की हीरोइन उस फिल्म के हीरो की फुल टाइम चाटती है, जबरदस्ती की झूठी तारीफ करती है। ऐसा ही कुछ जानवी कपूर ने किया। जानवी ने रामचरण की चमचागिरी करते हुए कहा कि सर, आज की तारीख में आप इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड वाइड इतने फेमस है कि अमेरिका में इंडिया को सिर्फ आपके नाम की वजह से जाना जाता है। जब कोई इंडियन इमिग्रेशन काउंटर पे जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तू इंडियन है? अच्छा, रामचरण का इंडियन। I was in America just now and I have to say, sir, everyone, like, the reference point for Indians right now is you. Because every time, like even at immigration, they were like, oh, are you an actor? And I said, yeah, I'm an actor from India. And they're like, yes, RRR, Ramcharan. And like, and yeah, for sure. बतो साला, एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, क्या क्या सुनना पड़ेगा। जहां दिमाग से पैदल लड़कियां जानवी भी रहती है, उस गोले पे ऊपर वाले ने मुझे भेज दिया। अरे भाई जानवी बेटा, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए थी, थोड़ी बहुत, इतनी सी। मतलब शर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं आपके लिए। मतलब क्या क्या बकवास कर रही हो। उस नाम के आदमी से इंडिया को अमेरिका में जाना जाता है, जिसको इंडिया में अमिताभ बच्चन साहब भी नहीं पहचानते, सचिन तेंदुलकर भी नहीं पहचानते, जिसकी गली का कुत्ता भी नहीं जानता कि वो हीरो है। उस आदमी के नाम से इंडिया को जाना जाता है अमेरिका में। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। जानवी मैडम जी क्या कर रही हो यार। आईपीएल के फाइनल मैच में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि ऐसे बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं जो डेस्परेट हैं पब्लिसिटी के लिए, और वो सब लोग वहां थे पब्लिसिटी के लिए। गालीबाज समय रैना को आप जानते ही हो, और एक मीठा लौंडा इलाहाबादिया है जो पॉडकास्ट किया करता है, जो सवाल पूछता है, आपने कभी किसी को पेला है? ये दोनों मीठे डबल ढोल की भी स्टेडियम में बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे, और वहां बैठकर क्या कर रहे थे जरा देख लीजिए। Oh, what a lovely gesture there. A sweet moment captured by the cameras. अच्छा, मुझे पहले से ही ये यकीन था कि ये दोनों मीठे हैं, डबल ढोल की है, लेकिन इन्होंने खुद ही कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये दोनों डबल ढोल की हैं, मीठे हैं। अब जब ये दोनों स्टेडियम में बैठकर कैमरे के सामने ये सब कुछ कर सकते हैं, तो पीछे क्या करते होंगे आपको समझ आ ही गया होगा। यानी कि रात में मैच के बाद होटल में जाकर इन्होंने क्या किया होगा,
आपको समझ आ ही गया होगा। तो ऐसे मीठे डबल ढोलकियों से दूर रहिए आप लोग, इनके शो मत देखिए, इनको बढ़ावा मत दीजिए भाई साहब। आमिर खान टिंकू का करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जाकर कुछ ना कुछ कहता रहता है पब्लिसिटी के लिए, क्योंकि न्यूज में तो रहना है। तो एक इवेंट में बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बात करते हुए आमिर खान ने बताया कि जो शाहरुख खान की फिल्म स्वदेश है वो बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, बहुत ही घटिया फिल्म है। And you felt and you said no to Swadesh as well. Swadesh I said no. Swadesh मैंने ना कहा था। It just out of curiosity. Why I said no to Swadesh? Yeah. मेरे को बहुत बोरिंग लगी थी। So honest. The only person. मैं आमिर को यह बताना चाहता हूं कि मेरी भी वो फेवरेट फिल्म नहीं है, मैंने भी उस फिल्म को क्रिटिसाइज किया था, मैं भी उस फिल्म को मास्टरपीस नहीं मानता, लेकिन आप इस पोजीशन में नहीं हो कि आप उस फिल्म को वाहियात फिल्म कहो, क्योंकि आप उससे बहुत बड़ी बड़ी वाहियात फिल्में बना चुके हो, जैसे कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, लाल सिंह चड्ढा, सितारे जमीन पर, एक दिन वगैरह वगैरह। तो जो आदमी ऐसी फिल्में बना चुका हो, उस आदमी को 1% भी यह अधिकार ही नहीं है कि वो किसी भी फिल्म के बारे में कुछ कहे। वो आदमी ये कह ही नहीं सकता कि कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी फिल्म बुरी है। FWICE ने रणवीर को बैन किया था। इस बैन को लेकर बॉलीवुड में बहुत ही हंगामा हो गया था, मीडिया में बहुत हंगामा हो गया था। इंपा के एक्स बॉस निर्माता TP अग्रवाल जी कोर्ट चले गए थे रणवीर को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद रणवीर सिंह ने भी FWICE को नोटिस भेज दिया था। जैसे ही रणवीर सिंह ने नोटिस भेजा, वैसे ही फेडरेशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हम इस बैन को वापसी लेते हैं। इसमें किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है, हम अनकंडीशनली इस बैन को विड्रॉ करते हैं। मैं फेडरेशन के लोगों को बताना चाहता हूं कि भाई साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इसमें किसी की हार नहीं है, किसी की जीत नहीं है। हकीकत यह है कि इसमें रणवीर सिंह की जीत हुई है। आप लोगों को अपना फैसला वापसी लेना पड़ा। आप लोग रणवीर सिंह पर दबाव डालकर उसको हरेश करना चाहते थे, वो नहीं हुआ। तो हकीकत यह है फेडरेशन को झुकना पड़ा, अपना फैसला वापसी लेना पड़ा और फेडरेशन की बहुत ही थू-थू हुई इसको लेकर। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ये एक ऐसा फैसला है जो अब हमेशा कायम रहेगा। अब फेडरेशन फ्यूचर में कभी भी किसी एक्टर के खिलाफ ऐसा फैसला नहीं लेगा। अब कभी भी फ्यूचर में फेडरेशन किसी एक्टर को हरेश करने की कोशिश नहीं करेगा। सलमान खान साहब की फिल्म मातृभूमि बनकर तैयार है, शायद कुछ महीनों के बाद रिलीज भी हो जाएगी। अब मीडिया में ऐसी खबरें आई हैं कि सलमान खान साहब ने अपनी इस फिल्म को कुछ बड़े डायरेक्टर्स को दिखाया है, कबीर खान, सूरज बरजात्या, सुभाष घई वगैरह को। लेकिन मीडिया की खबरों में ऐसा कहा गया है कि इन डायरेक्टर्स को यह फिल्म इसलिए दिखाई गई ताकि वो देख सके कि इस फिल्म की हीरोइन चित्रांगदा ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस खबर में सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये कि सलमान खान साहब इन डायरेक्टर्स को क्यों दिखाएंगे, क्यों बताएंगे कि चित्रांगदा ने कितना बढ़िया काम किया है। और दूसरी बात ये कि ये डायरेक्टर्स वो हैं जिनके पास खुद ही काम नहीं है, तो ये चित्रांगदा को कहां से काम देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पत्रकारों ने सिर्फ TRP के लिए इस न्यूज को बनाया है। आप जानते ही हो आमिर खान शादी करता ही रहता है, डिवोर्स देता ही रहता है। अब फिर से आमिर खान शादी करने जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अब तक आमिर खान के 3 औरतों से बच्चे पैदा हुए हैं। एक रीना जी जो उनकी पहली पत्नी है, एक ब्रिटिश लड़की जो अपने बेटे के साथ इंग्लैंड में रहती है और तीसरी किरण राव जिनसे उनका एक बेटा है। अब गौरी नाम की एक लड़की से आमिर खान 5 जुलाई को शादी करने जा रहा है। गौरी का भी एक बेटा है। मैं आपको ये बता दूं कि आमिर खान ने ऑफिशियली ये अब तक नहीं कहा है कि ये बच्चा उनका है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बच्चा उन्हीं का है, क्योंकि जो सबूत हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये बच्चा आमिर खान का ही है। गौरी ना तो बेचारी बहुत सुंदर औरत है और ना ही यंग है, तो आमिर खान गौरी से क्यों शादी कर रहा है जिसकी इतनी एज है। उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि आमिर खान नहीं चाहता कि उसके बेटे को बाप का नाम ना मिले। यही वजह है कि आमिर खान गौरी से शादी कर रहा है, उस बेटे को अपना नाम देने के लिए। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ ना कुछ करते रहते हैं पब्लिसिटी के लिए। अब किसी निर्माता ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है काला हिरन, और इस नाम से क्लियरली पता चलता है कि इस फिल्म को सलमान खान साहब को टारगेट करने के लिए बनाया गया है। सलमान खान साहब ने इस निर्माता को नोटिस भेज दिया है और इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। जो आपका नोटिस है ये तो मैंने ये मेरा जवाब आपको आपके नोटिस का है। अब देखने वाली बात यह है कि यह फिल्म रिलीज होगी या कभी रिलीज नहीं हो पाएगी। जानवी की फिल्म पिड्डी आज रिलीज हुई है, उसी के प्रमोशन के लिए एक जगह जानवी गई थी और वहां जानवी ने जो कहा उसको जरा सुन लीजिए। बट रियली इट वाज सो एक्साइटिंग, क्योंकि मेरे हिसाब से इन पिछले 2 साल में मैं बहुत खुल गई हूँ एंड उसका क्रेडिट सिर्फ ये फिल्म को जाता है और बुच्ची सर को जाता है। जानवी कपूर ने मीडिया के सामने कहा कि पिछले 2 साल में मैं काफी खुल गई हूं।
खुल गई हूं। मैडम जी आप खुल गई हो ये तो सभी को दिख रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपको दुनिया को क्यों बताना पड़ा कि पिछले 2 साल में आप काफी खुल गई हो? मतलब क्या जरूरत आन पड़ी थी आपको दुनिया को बताने की कि पिछले 2 साल में आप काफी खुल गई हो? देखो मैडम जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो दुनिया को नहीं बताई जाती और मीडिया के सामने तो बिल्कुल नहीं कही जाती। तो आप जब कुछ बोलती हो सोच समझ कर बोला करो। यह तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आप सभी बॉलीवुड वाले 10th और 12th फेल हो, जाहिर सी बात है पढ़े लिखे हो नहीं, दिमाग आप में है नहीं, आप लोगों को पता नहीं क्या कहना है क्या नहीं कहना है, लेकिन कुछ तो सोच लिया करो कुछ कहने से पहले। पिछले 2 साल में मैं काफी खुल गई हूं। ठीक है जी, आपकी मर्जी। निर्माता फिरोज नडियाडवाला की एक फिल्म जल्दी ही रिलीज होने वाली है, वेलकम टू द जंगल। इस फिल्म का हीरो है अक्षय और अक्षय निर्माता भी है। अब इस फिल्म का पूरा हिसाब किताब मेरे पास आ गया है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 150 CR। एक फाइनेंसर है राकेश, उसने इस फिल्म में पैसे लगाए हैं। अक्षय ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे वो अक्षय की कंपनी करेगी और राकेश जी करेंगे। जो भी पेमेंट जाएगा, चेक साइन होंगे, उनको भी ये दोनों ही साइन करेंगे। यानी कि फिरोज नडियाडवाला साहब ऑथराइज नहीं है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए या चेक साइन करने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ऐसा हुआ है जो अक्षय को बिल्कुल पसंद नहीं था और अक्षय किसी तरह इस फिल्म को अब रिलीज करना चाह रहा है। अक्षय किसी तरह इस फिल्म को निपटाना चाह रहा है और अक्षय ने निर्माताओं के साथ ऐसा भी अरेंजमेंट किया है कि थिएट्रिकल का जो भी शेयर आएगा वो सीधा ही अक्षय के अकाउंट में आएगा। अक्षय डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको कितना जाना है। अगर अक्षय और फिरोज के बारे में इतना कुछ हो गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि फ्यूचर में अक्षय फिरोज के साथ कभी काम नहीं करेगा। हेरा फेरी 3 या 4 जो भी बनने वाली थी वो कभी नहीं बनेगी। और अगर अक्षय कुमार फिरोज की फिल्म नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? तो मेरे ख्याल में शायद फिरोज भाई के लिए फ्यूचर में बहुत मुश्किल होगा कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा करना। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 150 CR और मेरे हिसाब से इस फिल्म की टोटल रिकवरी हो जाएगी 130 CR, यानी कि 20 करोड़ का टेबल पर नुकसान होना पक्का है। और इस नुकसान की वजह यह है कि जो इस फिल्म के बनाने वाले हैं उनको ऐसा लग रहा है कि यह फिल्म 400 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी थिएटर्स में, जबकि मेरे हिसाब से यह फिल्म मैक्सिमम 50 से 60 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी। जो इस फिल्म के निर्माता हैं थिएटर से उनको ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ रुपए का शेयर मिलेगा। तो अगर उन्होंने इस फिल्म का बिजनेस 400-500 करोड़ रुपए रखकर इस फिल्म को बनाया है, उतना खर्चा किया है, तो जाहिर सी बात है वो रिकवर हो नहीं सकता। ये बॉलीवुड है, जाहिर सी बात है यहां कुछ भी हो सकता है। तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही ये तो पता चलेगा कि फिल्म कितनी चली है, कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है। कुछ हफ्तों पहले डबल ढोल की आयुष्मान खुराना की फिल्म पति पत्नी और वो 2 रिलीज हुई थी और भाई साहब डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 35 CR, यानी कि जो इस फिल्म का निर्माता है भूषण, उसको शेयर मिलेगा मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए का। आप अंदाजा लगाइए, जिस फिल्म को करने के लिए खुराना ने 20 करोड़ रुपए लिए थे उसका थिएट्रिकल शेयर होगा सिर्फ 15 करोड़ रुपए का। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी बड़ी डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है तकरीबन 100 CR। आदि चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स वाली फिल्म बनाता ही रहता है। अब आदि की एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसका नाम है अल्फा, हीरोइन है आलिया भट्ट जिसकी गली का कुत्ता भी उसकी फिल्म नहीं देखना चाहता, वो इस फिल्म की हीरोइन है। और भाई साहब बताया जा रहा है कि ये फिल्म तकरीबन 250 करोड़ रुपए में बनी है। कितना? 250 करोड़ में। और इस फिल्म की कहानी क्या है? इस फिल्म की कहानी यह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और इंडिया की खुफिया एजेंसी दोनों मिलकर एक ऑपरेशन करते हैं और कामयाब ऑपरेशन होता है। बताइए, यानी कि इस फिल्म में भी आदि चोपड़ा ने वही किया है जो वो अपनी हर फिल्म में किया करता है, यानी पाकिस्तान के साथ इंडिया की दोस्ती दिखाई है। आदि चोपड़ा का ऐसा मानना है कि हकीकत में जो इंडिया की खुफिया एजेंसियां हैं वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर ही काम करती हैं। अरे भाई साहब, आदि चोपड़ा साहब कुछ तो मर्यादा रखिए। मैं जानता हूं कि आप लोग पाकिस्तान से आए थे, आप लोगों को पाकिस्तान से बहुत प्यार है, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, लेकिन भाई साहब आज ये तो देखिए कि लोग कैसी फिल्में देख रहे हैं। आपकी ये घटिया स्टोरी कौन देखने जाएगा? आपकी ये घटिया फिल्म कैसे चलेगी? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म को कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा भाई साहब। इंडिया में ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी गारंटी के साथ। जब मीडिया ने फरहान अख्तर की कंपनी से जानना चाहा कि भाई आप लोगों के 35 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए फिल्म के शुरू होने से पहले, जिसकी वजह से आप रणवीर को क्रिटिसाइज कर रहे हो, उस पर इल्जाम लगा रहे हो कि उसने आपका नुकसान कराया है, तो फरहान अख्तर की कंपनी ने बताया कि पिछले 32 महीने से 32 मंथ से इस फिल्म पर काम चल रहा था।
32 मंथ से इस फिल्म को बनाने की तैयारी चल रही थी। तो अगर इस फिल्म को बनाने की तैयारी चल रही थी 32 महीने से, तो इसका मतलब यह हुआ कि फरहान ने तकरीबन 1 करोड़ रुपया पर मंथ खर्च किया है सिर्फ तैयारी करने पर। सिर्फ तैयारी करने पर 35 करोड़ रुपए 32 महीने में खर्च कर दिए। तो जब फिल्म बनती फिर कितने पैसे लगते भाई साहब? फिर तो मेरे ख्याल में कम से कम 400-500 करोड़ रुपए के नीचे फिल्म बनने वाली नहीं थी। तो इसमें तो वैसे ही 200-300 करोड़ रुपए का नुकसान होना ही होना था। तो बंद हो गई, अच्छा ही हुआ फिर तो। मतलब क्या ये हो रहा है, क्या ये बोले यार। कंगना की फिल्म भारत भाग्य विधाता जल्दी रिलीज होने वाली है। इसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है। और भाई साहब ट्रेलर देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस फिल्म का चलना थोड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि शायद इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आज के यंग बच्चों को देखना है, जो आज के दर्शकों को चाहिए, शायद वो सब कुछ इस फिल्म में नहीं है। शाहिद बटले की फिल्म कॉकटेल 2 भी रिलीज होने वाली है। इसका भी ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मैंने इस फिल्म के टीजर का रिव्यू किया था और फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जो कुछ टीजर में दिखाया गया था वही ट्रेलर में दिखाया गया है, कुछ भी अलग नहीं है। बस ट्रेलर में इतना किया गया है कि कुछ और गंदे डायलॉग यूज किए गए हैं कि हम चलो थ्रीसम करते हैं वगैरह वगैरह। मतलब ये फिल्म वो है जिसको फैमिली साथ में बैठकर नहीं देख सकती। ये फिल्म वो है जिसको भाई बहन साथ में बैठकर नहीं देख सकते। यानी कि ये फिल्म डबल ढोलकियों के लिए है। बॉलीवुड में मीठों की कोई कमी नहीं है, तो बॉलीवुड के इन डबल ढोल की मीठों को ऐसी ही कहानियां समझ में आती है। जो कहानी पब्लिक को चाहिए वो इनकी समझ में नहीं आती, वैसी फिल्म इनको बनानी नहीं है। तो ये फिल्म एक्चुअली इनको अपने घर में देखनी चाहिए, थिएटर में रिलीज करनी ही नहीं चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस फिल्म का डिसास्टर होना तय है, गारंटी है। इस फिल्म को डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।